हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेस्ड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग कैसे करते हैं? शुड का मतलब होता है चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, मोहन को अपना काम करना चाहिए। शुड से हमें एक मोरल ऑब्लिगेशन का ज्ञान होता है। तो मोहन को अपना काम करना चाहिए। मोहन शुड डू हिज वर्क। मोहन शुड डू हिज वर्क। दिस इज मोरल ऑब्लिगेशन। और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा तरीका इसका है शुड बी। शुड बी का प्रयोग कैसे करते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे। जैसे शुड का प्रयोग, शुड के अनेक सारे प्रयोग हम जानेंगे। इसी प्रकार से मे, माइट, कैन, कुड, वुड, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के विभिन्न रूपों को, विभिन्न उनके फॉर्म्स को जानेंगे और उनका कैसे प्रयोग करते हैं, एक एक वाक्य से हम समझेंगे। शुड बी, इसका मतलब होता है करना चाहिए या होना चाहिए। शुड बी का हिंदी अर्थ होता है करना चाहिए या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, छात्रों को परिश्रम करना चाहिए। छात्रों को परिश्रम करना चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको? Students should be laborious. Yes, students should be laborious. Be means होना, should means चाहिए। Students should be laborious. दूसरे प्रकार के प्रयोग का को भी समझते हैं। यह है should have। should के विभिन्न फॉर्म को हम देख रहे हैं। should have चाहिए था। Yes, इसका अर्थ हो जाएगा चाहिए था। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो? यू शुड हैव वेटेड फॉर मी। शुड हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यस, शुड हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जनरली हम जानते हैं किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसी नाउन नंबर या जेंडर से कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हमने वर्ब के टॉपिक में, जहां हमने वर्ब के विभिन्न स्वरूपों को, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब के दो फॉर्म, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनेटिव वर्ब, नॉन फाइनेटिव वर्ब, बहुत डिटेल से हमने इसमें डिस्कशन किया था। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें ताकि आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में अच्छी समझ हो सके। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अतः आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। यह हम केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे। जैसे शुड हैव, तो यू शुड हैव वेटेड फॉर मी, यानी हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। दिस इज शुड हैव हैड। आई एम श्योर दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज न्यू फॉर यू। सो शुड हैव हैड। पास रखा होना चाहिए था।
जैसे हमें धैर्य रखना ही चाहिए था। शुड हैव अभी हम देख ही चुके हैं, हैव की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हैड जो है हैव की थर्ड फॉर्म, हैव मीन्स पास रखना। हमें धैर्य रखना ही चाहिए था, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? वी शुड हैव हैड पेशेंस। ऑफ कोर्स वी शुड हैव हैड पेशेंस। दूसरा शुड का दूसरा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज शुड हैव बीन। यस, शुड हैव बीन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रहा होना चाहिए था या रहे होंगे, इस प्रकार का इसका हिंदी में अर्थ होगा। देखते हैं कुछ सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं इसके। लिखा है शुड हैव बीन, रहा होना चाहिए। एक सेंटेंस इसका हम एग्जांपल से देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी धैर्यवान रहे होने चाहिए, यानी फ्रीडम फाइटर्स शुड हैव बीन वेरी ब्रेव। फ्रीडम फाइटर्स शुड हैव बीन वेरी ब्रेव। इस प्रकार से हमने शुड हैव बीन का भी प्रयोग समझ लिया। तो शुड के बहुत सारे प्रयोग, शुड, शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन, और भी शुड के प्रयोग हैं, उन्हें हम बारी बारी से देखते हैं। शुड का दूसरा प्रयोग है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू, इसका मतलब रखना ही चाहिए था। इनमें बहुत बारीक सा अंतर है, जिसे हम बड़े ध्यान से समझेंगे तभी हम इनकी समझ बना पाएंगे। शुड हैव हैड टू, रखना ही चाहिए था। चौकीदार को घर की रखवाली करनी ही चाहिए थी, या करनी ही चाहिए, इस प्रकार का अगर सेंटेंस है तो हम शुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, हैव टू का प्रयोग जब हमने पढ़ा था, एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मैंने केवल हैव टू के प्रयोग पर, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के प्रयोग पर बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें, ताकि आप इस प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड हैव हैड टू की समझ अच्छे से बन पाए। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। चौकीदार को घर की रखवाली करनी ही चाहिए। अब देखिए, इसमें एक कंपल्सन है, बाहरी बाध्यता है, एक मजबूरी प्रदर्शित की जा रही है, जैसे कि द वॉचमैन शुड हैव हैड टू गार्ड द हाउस। यस, इस प्रकार से शुड के बेस्ड, शुड पर आधारित बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हमने समझा। एक बार आप दोबारा रिपीट कर लीजिए। शुड, शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड टू, शुड हैव बीन। तो इस प्रकार से हम दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में चर्चा करते हैं। अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज मस्ट। यस, मस्ट का प्रयोग होता है जरूर चाहिए। शुड का अर्थ भी चाहिए होता है, मस्ट का भी अर्थ चाहिए होता है। ये बहुत बेसिक सा, बहुत माइनर डिफरेंस है, जिसे हम अच्छे से समझना होगा। शुड में केवल मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं, फॉर्मल मोरल ऑब्लिगेशन, लेकिन मस्ट में वे ऑब्लिगेशन होते हैं जो अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनका सीधा सीधा हमको लाभ होता है, जो हमारी इंटरनल कंपल्जन को शो करते हैं। हमें वो काम अवश्य करने चाहिए, अर्थात जरूर चाहिए शब्द उसमें जुड़ा हुआ होता है। हमें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए या जरूर करना चाहिए। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे देखते हैं। We must respect the elders। यदि हम यहाँ शुड का प्रयोग करेंगे तो ये केवल फॉर्मल ऑब्लिगेशन होगा कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मस्ट का प्रयोग कर दिया तो हमें बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मस्ट बी का प्रयोग। जैसा कि अभी हमने शुड बी बनाया था, बिल्कुल वैसे मस्ट बी का भी हम प्रयोग समझेंगे। यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा जरूर करना या जरूर होना चाहिए, यानी बी मिस होना। बी का प्रयोग भी हमने एक वीडियो बनाया जिसमें केवल बी का प्रयोग कैसे करते हैं और बी के प्रयोग पर सेंटेंस बनाएंगे तो क्या अर्थ होता है बी मिस होना। तो हमने इसे बी को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट के साथ जोड़ करके मस्ट भी एक नया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनाया है, इसलिए इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है।
इसका अर्थ होगा जरूर करना या जरूर होना चाहिए। दीपक कक्षा नायक है। एक हिंदी वाक्य देखते हैं, दीपक कक्षा नायक है, उसे अवश्य ही होशियार होना चाहिए। यानी एक दृढ़ संभावना है कि ये काम अवश्य होना चाहिए। तो दीपक इज क्लास मॉनिटर, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। यस, ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। द यूज ऑफ मस्ट बी इज दिस। ठीक, इस प्रकार से हमने मस्ट बी का भी प्रयोग समझा। अभी दूसरे किसी मॉडल का यूज हम जानते हैं। दिस इज द नेक्स्ट मॉडल, दैट इज मस्ट हैव। दिस इज मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब जरूर चाहिए। यस, यहाँ ध्यान रखना है कि हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर होता है। तो देखेंगे कैसे। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है। यस, छात्रों को इसे जरूर सीखना चाहिए। राइट। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव लर्न्ड इट। यस, मस्ट हैव लर्न्ड इट। यानी हैव प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस की तरह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसके बाद होगा। यदि आपको टेंसों की विभिन्न प्रकार के टेंसों की बेसिक सी समझ नहीं है तो आपको टेंस सबसे पहले सीखनी पड़ेंगे। और यदि आप बिल्कुल टेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के टेंसों पर मैंने वीडियो बनाए हैं और उनको भी आप अवश्य देखें ताकि टेंस की समझ भी आपको हो जाए। इस प्रकार से आप उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को भी अच्छे से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। मस्ट हैव हैड। मस्ट हैव हैड। यस, जरूर पास रखना चाहिए। यहाँ हैड मीन्स पास रखना, तो जरूर रखना चाहिए था। तो इसका एक एग्जाम्पल से जानते हैं। प्रश्न पत्र कठिन था। यस, तुम्हें इसकी जानकारी पहले से जरूर होनी चाहिए थी। यस, तो कैसे करेंगे। द क्वेश्चन पेपर was very difficult. You must have had knowledge of it. You must have had knowledge of it. Yes, तुम्हें इसकी जानकारी पहले से जरूर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज मस्ट हैव बीन। मित्रों, आप जान सकते हैं मस्ट के साथ हमने हैव बीन को जोड़ करके एक नया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनाया है, दैट इज मस्ट हैव बीन। इसका हिंदी अर्थ होगा जरूर होना चाहिए था। यस, जरूर जरूर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल को समझते हैं। नवनीत ने बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया। वह जरूर कुशाग्र छात्र रहा होगा या रहा होना चाहिए था। इस प्रकार से एक हिंदी का वाक्य है। इसकी इंग्लिश हम मस्ट हैव बीन का प्रयोग करके कैसे करते हैं, देखिए। नवनीत परफॉर्म बेस्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यस, he must have been very promising student. He must have been very promising student. इस प्रकार से हमने must have been का प्रयोग और उस पर आधारित एक हमने एग्जाम्पल किया है। दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हमने must का प्रयोग करके have, had to उसमें जोड़ करके एक नए प्रकार का बनाया है। इसका हिंदी अर्थ होता है जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा होना चाहिए था। इस प्रकार से हिंदी का अर्थ आएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जमुना में कूदना पड़ा। जमुना में कूदना पड़ा होगा, यानी एक बाध्यता को भी शो कर रहा है। और इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जैसे लॉर्ड श्री कृष्ण मस्ट हैव हैड टू जंप इनटू द यमुना रिवर। यस, मस्ट हैव हैड टू जंप इनटू द यमुना रिवर। इस प्रकार से मस्ट हैव हैड टू पर आधारित एक सेंटेंस को हमने समझा। आइए और भी कुछ मॉडल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अगला मॉडल है दैट इज ऑट टू। दिस इज ऑट टू।
इसका अर्थ भी शुड की तरह, मस्ट की तरह ही होता है, लेकिन ought to और must में काफ़ी समानता होती है, जबकि शुड का प्रयोग काफ़ी फॉर्मल ऑब्लिगेशन को शो करता है, लेकिन ought to और must का प्रयोग लगभग एक ही समान होता है। जरूर चाहिए, हिंदी में अर्थ होता है जरूर चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें सफल होने के लिए अवश्य ही परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार का एक सेंटेंस है। तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वी ought to work hard to get sure success. Yes, to get sure success. तो ought to का प्रयोग हमने देखा, या हम must का प्रयोग करके भी इसको ट्रांसलेट आराम से कर सकते हैं। ought to में be जोड़ करके एक दूसरे प्रकार का हमने मॉडल बनाया है, दैट इज ought to be। इसका हिंदी अर्थ होगा जरूर करना चाहिए या जरूर होना चाहिए। एक सेंटेंस का प्रयोग करके हम इसको जानते हैं। हमको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यस, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो we ought to be obedient to our parents। हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी जरूर होना चाहिए। आज्ञाकारी मीन्स obedient। तो we ought to be obedient to our parents। ought to में have जोड़ करके एक दूसरे प्रकार का मॉडल हमने बनाया है, दैट इज ought to have। इसका मतलब होता है जरूर चाहिए, ये जरूर चाहिए था। जैसे कि एक हिंदी वाक्य से समझेंगे, यदि उसने कहा होता तो मैंने उसकी मदद जरूर की होती, या मुझे जरूर करनी चाहिए होती। इस प्रकार के वाक्य को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? If he had asked me for my help, I ought to have helped him। ध्यान रखना है, इसके बाद जो हैव आया है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। दूसरे ought to पर बेस्ड जिसमें हैव हैड का प्रयोग कर दिया है, अतः एक नए प्रकार का इडियम का प्रयोग किया बनाया है, जिसको कहते हैं हम ought to have had। ought to have had इसका हिंदी अर्थ होता है जरूर पास होना चाहिए था। राइट, पास होने के लिए हैड का प्रयोग किया है। तो एक एग्जाम्पल से जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है, दैट इज भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जरूर उसके पास बहुत सारा धन रहा होना चाहिए था या रहा होगा। इस प्रकार का एक सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इंडिया was called a golden bird, it ought to have had much more wealth। Yes, much more wealth। इस प्रकार से हमने ought to have had ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना सीखा। कुछ और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, उनका प्रयोग करना भी हम सीखते हैं। ought to have been, जरूर रहा होना चाहिए। राम ने कक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जरूर वह तीक्ष्ण बुद्धि का रहा होना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इस प्रकार से देखते हैं। दूसरे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम हैज ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स he ought to have। Yes, he ought to have been sharp-minded। He ought to have been। Ram has obtained more marks, he ought to have been sharp-minded। इस प्रकार से इस मॉडल पर आधारित एक क्वेश्चन ट्रांसलेशन को हम कर सकते हैं। एक और ought to पर आधारित मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज ought to have had to। यस, यानी जरूर पास रखना पड़ा होगा या पास रखना ही
चाहिए था। इस प्रकार का हिंदी में अर्थ होता है। अब एक ट्रांसलेशन से समझते हैं, सेंटेंस से इसका ट्रांसलेशन करके हम समझेंगे। भविष्य की सुरक्षा के लिए तुम्हें अवश्य अपने पास धन बचाकर रखना चाहिए था। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर these are the very new model auxiliary verb you have ever heard. So we should know the translation of the sentence would be, for secure future you ought to have had to save money. Yes, इस प्रकार से ought to have had to का प्रयोग समझा। दूसरे मॉडल को भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मैं इस वीडियो में सभी प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक ही बार में बताना चाहूँगा, ताकि आपको अलग अलग वीडियो में समझ करके इसको अच्छे से समझ बनाने में सफलता मिलेगी। तो अभी अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज वुड। वुड का सामान्य प्रयोग आपने कई बार देखा होगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है होगा, यानी ये वुड विल का ही पास्ट फॉर्म है। जैसे कि रोहित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका, उसने परिश्रम नहीं किया होगा। यानी ये विल का ही पास्ट फॉर्म है। तो पास्ट टेंस में जहाँ विल का यूज़ करना है वहाँ वुड का यूज़ हम करते हैं। दूसरा प्रयोग इसका है, वुड का मतलब पास्ट हैबिट, पुरानी आदतों को बताने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, रोहित कुड नॉट get good marks in the examinations. He would have not worked hard. Would not have worked hard. Yes. तो इस प्रकार से would not का प्रयोग हमने समझा। दूसरे मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। This is would be. Yes. This is would be. करना होगा या होना होगा। बी मीन्स होना। एक हिंदी के ट्रांसलेशन से समझेंगे, रवि ने जनपद में स्थान प्राप्त किया था, वो परिश्रमी होगा, ये परिश्रमी रहा होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। रवि सिक्योर्ड अ टॉप मेरिट एट डिस्ट्रिक्ट, ही वुड बी लेबोरियस। यस, ही वुड बी लेबोरियस। तो वुड बी का यूज़ हमने एक सेंटेंस से समझा। इसके बाद देखते हैं वुड हैव का प्रयोग। वुड हैव का मतलब है चुका होगा। यस, चुका होगा या चुका होता, इस प्रकार का इसका हिंदी में अर्थ होता है। जैसे यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो अच्छे अंक प्राप्त किए होते। ठीक है। If you had worked hard, you would have obtained good marks. ये सेम लाइन, सेम पैटर्न, सेम स्ट्रक्चर बेस्ड कंपटीशन की परीक्षाओं में, विशेष करके टीजीटी पीजीटी में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे कंडीशनल सेंटेंस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस समय भी आपको इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आइए जानते कुछ दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी। अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वुड हैव हैड। इसका मतलब होता है पास रखा होता या पास रखा होगा। यदि रमेश ने इस प्रतिस्पर्धा जीती होती तो उसने मेडल पा लिया होता। ये भी कंडीशनल की तरह यूज होना है। If Ramesh had won the competition, he would have had medal. Yes, he would have had medal. तो इस प्रकार से would have had का प्रयोग भी हमने समझ लिया है। आगे देखते हैं would have been का प्रयोग कैसे करते हैं। would have been, रहा होता या रहा होगा। यस, रहा होता या रहा होगा, यानी कोई घटना जो पहले घटित हुई वो ऐसा रहा हो या ऐसी घटना रही हो जैसे कि रवि बचपन से ही होशियार रहा होगा। एक सेंटेंस है
रवि बचपन से ही होशियार रहा होगा, तो इसको वुड हैव बीन का प्रयोग करके हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। रवि वुड हैव बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। यस, इसका ट्रांसलेशन होगा रवि वुड हैव बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। इसके बाद वुड हैव हैड टू का प्रयोग करके कैसे ट्रांसलेशन को हम सरल बना सकते हैं, तो अगला मॉडल है वुड हैव हैड टू, जिसका मतलब करना पड़ा होगा। तुम सफलता पाना चाहते थे, तुम सफलता पाना चाहते थे, इसीलिए कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा। निस्संदेह, तो यू हैड wanted to get success, you would have had to work hard. Yes, to work hard. You had wanted to get success, you would have had to work hard। इस प्रकार से इसका हम ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। और मॉडल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अगला मॉडल है कैन। ये बहुत ही सरल है, जिसे अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में आप पढ़ते रहे हैं। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है। लेकिन यहाँ हम जानेंगे कैन का एक दूसरा रूप भी हो सकता है, जिसको हम इज आर एम प्लस एबल टू करके भी कर सकते हैं, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकता है यानी सक्षम है, समर्थ है। जैसे दीपक अंग्रेजी बोल सकता है, ये हिंदी है। अथवा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दीपक अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। दोनों तरीके से इसको हम कह सकते हैं। कैन का प्रयोग करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दीपक कैन स्पीक इंग्लिश, यस। अथवा इज आर एम प्लस एबल टू का प्रयोग करके करेंगे तो दीपक इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। दोनों तरीके से इसकी इंग्लिश हम बना सकते हैं। कैन का मतलब बी प्लस एबल टू भी होता है। कुछ और मॉडल्स को भी कैन के दूसरे मॉडल्स जो हमने बनाए हैं उनको भी जरा देखते हैं। अगला मॉडल है कैन बी। कैन सकता होता है, बी में सोना, यानी हो सकता है या हो सकना। रवि अंग्रेजी बोल सकता है, वो होशियार हो सकता है। कैसे करेंगे इंग्लिश में? रवि कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन बी इंटेलिजेंट। या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो किया जा रहा है तो हम कैन बी का प्रयोग करके भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला मॉडल है दैट इज कैन हैव। कैन हैव, इसका अर्थ होता है पास रख सकता है। तुम ये कलम अपने पास रख सकते हो, एक एग्जाम्पल है। इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है? यू कैन हैव दिस पेन विद यू। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज कैन हैव हैड। यस, कैन हैव हैड, पास होना या पास रख सकता था। जैसे तुम मेरी कलम रख सकते थे। इस प्रकार का सेंटेंस है, तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे? यू कैन हैव हैड माई पेन। यस, यू कैन हैव हैड माई पेन। इस प्रकार से हम कैन हैव हैड का प्रयोग समझ पा रहे हैं। और भी मॉडल्स हैं, उनको भी बारी बारी से जानते हैं। कैन हैव बीन। कैन में यदि हैव बीन जोड़ दिया जाए तो नया मॉडल बन जाता है दैट इज कैन हैव बीन। हिंदी में इसका अर्थ होता है रहा हो सकता है। बीन का प्रयोग हम करते हैं जो पूर्व में कोई घटना घटित हुई हो, जिसका प्रभाव अभी भी हो, तो बीन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से कैन हैव बीन का प्रयोग करके एक नया मॉडल बनाया हमने। कैन में हैव बीन जोड़ कर एक नया मॉडल बनाया दैट इज कैन हैव बीन। एक सेंटेंस को देखते हैं। वो नदी में तैर सकता है, वो प्रशिक्षित रहा हो सकता है। पॉसिबिलिटी है he can swim in the river, he can have been trained. Yes, he can have been trained. कैन का दूसरा हम मॉडल देखेंगे जिसमें हैव हैड टू का प्रयोग करके एक नया मॉडल बना दैट इज कॉल्ड कैन हैव बीन।
करना पड़ सकता था। कैन हैव हैड टू, यस कैन हैव हैड टू, अभी हैव बीन का प्रयोग अभी हमने समझा था। दिस इज कैन हैव हैड टू, करना पड़ सकता था। मोहन को मेरी मदद करनी पड़ सकती थी। यस मोहन को मेरी मदद करनी पड़ सकती थी। तो मोहन कैन हैव हैड टू हेल्प मी, मोहन कैन हैव हैड टू हेल्प मी। इस प्रकार से हमने कैन पर बेस्ड जितने भी मॉडल्स बनाए जा सकते थे उनको मैंने बारी बारी से डिस्कस किया। दूसरे मॉडल की चर्चा करते हैं, दैट इज कुड। कुड का हिंदी अर्थ होता है सकता था। यस ये कैन का ही पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसका प्रयोग हम बाज, बर, एबल टू के रूप में भी कर सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है सक्षम होना। यस सक्षम होना। एग्जाम्पल से जानते हैं, बचपन में वह अंग्रेजी बोल सकता था। कुड का प्रयोग हो जाएगा, या वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम था। इस तरीके से भी हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे कैन में भी हमने इज एबल टू का प्रयोग किया था, यहाँ बाज एबल टू का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि यह कैन का ही पास्ट फॉर्म है। ही कुड स्पीक इंग्लिश इन हिज चाइल्डहुड, यह हमने कुड का यूज किया है। यस यह हमने कुड का यूज किया है। ही वॉज एबल टू, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश इन हिज चाइल्डहुड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यह हम कुड का प्रयोग समझते हैं, कुड का प्रयोग कैसे किया जाए। इसके बाद कुड में यस भी लगा दिया जाए तो एक नया मॉडल तैयार हो जाता है, दैट इज कुड बी। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हो सकता था। इस प्रकार से कैन में भी लगा सकते हैं, इसी प्रकार से कुड में भी लगा सकते हैं, नया मॉडल बना सकते हैं। हिंदी के एक ट्रांसलेशन को देखते हैं, उसमें मेरे रुपए चुरा लिए वो चोर हो सकता था। He stole my rupees. He could be a thief. Yes, he could be a thief. इस प्रकार से कुड बेस्ड कुछ मॉडल्स को हमने देखा, कुछ मॉडल्स को अभी आगे देखेंगे। ये सभी मॉडल्स निश्चित रूप से आप पहली बार देख रहे होंगे, ये किसी भी बुक में एक जगह पर आपको उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए इन मॉडल्स को ध्यान से देखें ताकि इंग्लिश में ट्रांसलेशन की समझ आपको और अच्छे से हो सके। दिस इज नेक्स्ट वन, कुड हैव। कुड में अगर हैव का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है रख सकता था। उसने मुझे अपनी समस्या नहीं बताई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। राइट, तो ही डिडंट टेल मी हिज प्रॉब्लम, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। हमेशा हैव के बाद थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल से जानते हैं, तुम मुझे ये सब कल बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी ऑल दिस yesterday. यस इस प्रकार से कुड हैव बेस्ड कुछ ट्रांसलेशन को हमने समझा। इसके बाद अगला मॉडल है, दैट इज कुड हैव हैड। कुड हैव हैड, कुड में हैव और हैड का प्रयोग करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ होता है पास हो सकता था। एग्जाम्पल से जानते हैं, उसने महंगे कपड़े खरीदे थे, उसके पास बहुत पैसे हो सकते थे। यस he bought expensive clothes, he could have had plenty of money. इस प्रकार से आप could have had मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दूसरे मॉडल को देखें, दैट इज could have been. दिस इज आई श्योर दिस इज द न्यू फॉर यू। could में have been लगा देंगे तब इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, रहा सका होगा या रह चुका था। जैसे उसके पास बहुत बड़ा घर है, वो बहुत धनी रह चुका था। यस ही हैज ए बिग हाउस, ही कुड हैव बीन वेरी रिच। इस प्रकार से आपने जो है विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को देखा, समझा। कुछ और मॉडल्स हैं उनकी चर्चा भी हम बारी बारी से करते हैं। नेक्स्ट
ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज कुड हैव हैड टू। कुड में हैव हैड टू जोड़ करके नया फ्रेजल नया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज कुड हैव हैड टू। करना पड़ सकता था, हिंदी में इसका अर्थ होगा करना पड़ सकता था। उसने बहुत लापरवाही से कार चलाई, उसे दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता था। He drove car very carelessly. He could have had to face an accident. He could have had to face an accident. Yes. इसके बाद नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज मे। मे का हिंदी अर्थ हो सकता, सकना। ये क्या बताता है? संभावना को प्रदर्शित करता है। संभावना, अनुमति देना, इस प्रकार के हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को वर्ब के एक चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के विभिन्न स्वरूपों की बात कर रहे हैं। यहाँ हम केवल सामान्य मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं पढ़ रहे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ और वर्ड का यूज करके और वर्ड जोड़ करके नए प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बनाए हैं, उनका हम कैसे सेंटेंस बनाने में कर सकते हैं। आज बारिश हो सकती है, वेरी कॉमन। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। इसी का मे का प्रयोग करके हम दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं। मे के साथ यदि हम बी जोड़ दें तो इट वुड बी मे बी, इसका नया रूप हो जाएगा मे बी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे बी का दूसरा हिंदी अर्थ हो सकता है इज आर एम प्लस लाइकली टू। इसका मतलब वही है जो मे बी का है। अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डू यू थिंक, ये जोड़ करके उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस जोड़ दें तो मे बी का अर्थ ही हो जाएगा। हिंदी में अर्थ हो जाएगा हो सकता है। यस, फॉर एग्जाम्पल रवि घर पर हो सकता है। कैसे बनाएंगे? रवि मे बी एट होम, मे का प्रयोग करके। लाइकली का प्रयोग करेंगे तो रवि इज लाइकली टू बी एट होम, लाइकली का प्रयोग करके बना सकते हैं। लेकिन यदि आप डू यू थिंक का प्रयोग करके बनाएंगे तो इसका यूज हो जाएगा, इसका यूज होगा डू यू थिंक रवि विल बी एट होम। इस प्रकार से हम दोबारा से समझें, रवि में बी एट होम, यस यूज ऑफ मे। रवि इज लाइकली टू बी एट होम, यस दिस इज अगेन यूज ऑफ लाइकली टू। बट डू यू थिंक इट मीन्स दिस इज यूज ऑफ डू यू थिंक। ठीक इस प्रकार से हम मे बी का प्रयोग समझ सकते हैं। दूसरे मॉडल्स को भी जानते हैं। मे के साथ यदि हैव को जोड़ दिया जाए तो ये नया मॉडल बन जाएगा मे हैव। इसका अर्थ होता है सकता था या रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो अंग्रेजी की पुस्तक खरीद सकता था। ही मे हैव बॉट अ इंग्लिश बुक। यस, यदि हम इसमें हैव हैड जोड़ दें तो ये नया मॉडल हो जाएगा मे हैव हैड, पास हो सकता था। इसका भी इन्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनको बड़ी सावधानी से समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने एक बड़ा घर खरीदा था, उसके पास बहुत पैसा रहा हो सकता था। He bought a big house. He may have had plenty of money. इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मे का दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यदि उसमें हैव बीन जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है मे हैव बीन, एक नया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका अर्थ होता है रहा सकता है, रहा हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त रहे थे, वे एक दूरदृष्टा रहे हो सकते थे। यस, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सुभाष चंद्र बोस हैड बीन अ ग्रेट पैट्रियोट, ही मे हैव बीन विजनरी मैन। इस प्रकार से मे हैव बीन का प्रयोग हमने देखा। दूसरे मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। ये मॉडल है मे हैव हैड टू। इसका मतलब है करना पड़ सकता था। दोस्तों, जैसा हम पहले ही बता चुके थे कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी प्रकार के मॉडल्स
और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स के उनके विभिन्न स्वरूपों को भी हम चर्चा करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में पूरी समझ आपकी बन जाए। यहाँ बात कर रहे हैं मे हैव हैड टू, तो एक हिंदी के एक वाक्य से समझते हैं। पाठक ने एक नई किताब खरीदी, उसे पैसा चुकाना पड़ सकता था। पाठक bought a new book, he may have had to pay for it। इस प्रकार से इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। देखते हैं मे के बाद माइट का प्रयोग कैसे करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, माइट मे का ही पास्ट फॉर्म है, अर्थात प्रेजेंट में जहाँ मे का हम यूज करते हैं वहाँ पर हम माइट का भी यूज कर सकते हैं। ये प्रबल संभावना बताता है और विनम्र निवेदन को भी शो करता है। कल वर्षा हो सकती है, इस सेंटेंस में संभावना बताई जा रही है। इट मे रेन येस्टरडे, इट माइट रेन येस्टरडे, यहाँ माइट का यूज है, लेकिन प्रेजेंट में अगर होता तो हम मे का प्रयोग भी इसी प्रकार से कर सकते थे। इसके बाद इसमें यदि बी जोड़ दिया जाए तो ये नया मॉडल हो जाएगा माइट बी, हो सकता था। हल्कू गहरी नींद में सो गया, वह थका हुआ हो सकता था। कैसे करेंगे? हल्कू slept soundly, he might be exhausted। देखते हैं दूसरे मॉडल्स को भी। ये मॉडल है माइट हैव हैड। इस माइट में हैव हैड जोड़ते हैं तो पास रखना पड़ सकता था, यह रखना पड़ा होगा, इस प्रकार का भी अर्थ हो सकता है। तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ सकती थी। यू माइट हैव हैड देयर हेल्प। यस, पास रखना या लेना, तो यू माइट हैव हैड देयर हेल्प, तुम्हें उनकी मदद लेनी पड़ सकती थी, ऐसे भी कह सकते हैं। यदि इसमें माइट में हैव बीन जोड़ते हैं तो नया मॉडल बन जाएगा माइट हैव बीन, रहा हो सकता था, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं देखते हैं। माइट हैव बीन एक सेंटेंस से जानते हैं। लिखा है अपनी जवानी के दिनों में वो बहुत ताकतवर रहा हो सकता था। He might have been very powerful in his youth। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे मॉडल को हम देखेंगे might have had to। जो बच्चे have to का प्रयोग, will have to का प्रयोग समझ चुके हैं, पहले जो हमने एक वीडियो बनाया उसको देखा हो और उसकी समझ अगर पहले से आपको है तो इस प्रकार के मॉडल्स को जिनको हमने नए तरीके से बनाया है उनको समझना आपके लिए कठिन नहीं हो सकता। तो देखते हैं हम माइट हैव हैड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। करना पड़ सकता था, इसका हिंदी अर्थ होता है करना पड़ सकता था। एक सेंटेंस से देखेंगे सतीश को तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती थी, तो सतीश माइट हैव हैड टू हेल्प यू। सतीश माइट हैव हैड टू हेल्प यू। इस प्रकार से हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। एक और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज नीड। इसका अर्थ होता है जरूरत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नीड, डेयर कुछ ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं कि इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है, साथ ही साथ इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। जैसा कि मैं अभी बता चुका था, नीड का मतलब होता है नीड इज बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। नीड हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब, दोनों प्रकार से इसका यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे? आई नीड योर हेल्प। यस, आई नीड योर हेल्प। इस प्रकार से हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरे मॉडल को देखते हैं। अगला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज डेयर। डेयर का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है हिम्मत करना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि नीड का प्रयोग और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तब इसके बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब हम इसमें
टू इन्फिनिटिव का प्रयोग इसके बाद जरूर करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से जानते हैं। लिखा है, मैं अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। यस, मैं अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, है ना। तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तब कहेंगे आई डियर नॉट गो इन द डार्क। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है, ठीक है। लेकिन इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे, तब कहेंगे आई डू नॉट डियर टू गो इन द डार्क। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट है, तो डियर के बाद हमने टू इन्फिनिट का प्रयोग कर दिया है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करते हैं? क्या आप वहां जाने की हिम्मत करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ डियर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है, तो डियर यू गो देयर, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो डू यू डियर टू गो देयर। ध्यान देना है, डू हेल्पिंग वर्ब है, डियर के बाद टू इन्फिनिट का प्रयोग किया है, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है तो डियर मेन वर्ब है, अतः डियर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया है। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने विभिन्न प्रकार के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के विभिन्न स्वरूपों को देखा, उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही यूजफुल है, तब इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।